नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. तो आइए बच्चों, अब हम संधि के जो प्रकार हैं उसमें हमने स्वर संधि देखी, व्यंजन संधि देखी, अब हम विसर्ग संधि देखेंगे. ओके, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत देखिए कि संस्कृत में विसर्ग एक विशिष्ट ध्वनि होती है. संस्कृत में विसर्ग एक विशिष्ट ध्वनि है जो स्वर और व्यंजन से अलग रहती है. ओके, यह ऊपर और नीचे बिंदुओं के द्वारा विसर्ग को किस तरह से दर्शाया जाता है. इस तरह से ये जो बिंदु है इसके द्वारा विसर्ग को दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, द्वारा लिखी जाती है. हिंदी में संस्कृत के विसर्ग तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है. हिंदी में किसके तत्सम शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है और उनका उच्चारण, अर्थात उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो विसर्ग के साथ ही होता है. विसर्ग युक्त मतलब विसर्ग के साथ ही होता है. तो जैसे कौन कौन से है वो शब्द, तो जैसे प्रातः, प्रातः नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे प्रातः. तो ये जो अह है यह क्या है, दो बिंदुओं के द्वारा हमने विसर्ग को दर्शाया है. तो हम जब भी प्रातः लिखेंगे तो हमें इसी तरह से लिखना है. अतः आपने देखा दो बिंदुओं के द्वारा हमने विसर्ग को दर्शाया है. प्रातः काल दुख, तो इस तरह से हम विसर्ग के साथ ही हम इस तत्सम शब्दों को लिखते हैं. तो अब विसर्ग संधि की परिभाषा क्या हुई, तो विसर्ग संधि की परिभाषा में क्या होगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं. क्या कहेंगे विसर्ग संधि की परिभाषा, कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है या उसे विसर्ग संधि कहते हैं. बच्चों, जैसे व्यंजन संधि के नियम थे उसी तरह विसर्ग संधि के भी नियम है. तो अब हम विसर्ग संधि के नियम पढ़ते हैं. ओके बच्चों, विसर्ग स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, उसका पहला नियम क्या है वह हम देखते हैं. इसमें पहला नियम क्या है कि यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले क्या है अ हो और बाद में क ख प फ, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता. मतलब हम उसे शब्द को विसर्ग के साथ ही लिखेंगे. जैसे उदाहरण दिया है, जैसे प्रातः. अब देखो ये विसर्ग है, उसके पहले ये क्या आया तो अ अलग हुआ स्वर. ओके, अब उसके बाद का वर्ण कौन सा है, क ख प फ में से कोई भी वर्ण आता है. तो यहाँ पर क आया तो विसर्ग कैसे होगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा. मतलब हम लिखेंगे प्रातः काल. इसी तरह से लिखेंगे हम, विसर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे. दूसरा उदाहरण देखते हैं, पयः. तो य है तो अ ध्वनि अलग हो रही है, उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद कौन सा वर्ण आया है, प वर्ण आया है. तो विसर्ग वैसा का वैसा ही हो गया, तो पयः पान लिखेंगे. ओके, तो नियम नंबर 1 आपको समझ में आया कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तो और विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है. अब नियम नंबर 2 देखते हैं. विसर्ग से पहले ईकार या अकार हो तो आए और विसर्ग के बाद क ख प और फ हो वर्ण हो तो विसर्ग का श क्या हो जाएगा, विसर्ग का श हो जाता है. यहाँ पर जो विसर्ग है ना, विसर्ग का श हो जाएगा. ओके,
यहाँ पर हमने लिखा इकार। इकार मतलब छोटी ई। ये जो छोटी ई है इसे मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो हम इसे कहेंगे इकार शब्द। ओके, अब यहाँ पर ई शब्द है, कैसे मात्रा लगी है तो निह प्लस कपट। तो अब विसर्ग के पहले ये इकार वर्ण है और उसके बाद क्या आया है क ख प और फ में से कोई शब्द आए तो यहाँ पर क शब्द आया तो जो ये विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, इस श में परिवर्तित हो जाएगा। अब बच्चों जानते हो यहाँ नीचे हलंत लगा है, मतलब हम इस श को लिखेंगे परंतु यह श है वो आधा शब्द लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर निश, इसको आधा लिखा निष्कपट। अब विसर्ग है उसका लुप्त हो गया या विसर्ग की जगह हमने इस श का प्रयोग किया। कौन सा श, षटकोण का श। ओके, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं निह धन पाप। तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, श हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे निष्पाप। उसके बाद निह प्लस फल तो क्या हो जाएगा निष्फल। तो विसर्ग की जगह कौन सा श आ गया। तो आपने देखा ये तीन शब्द बने, ये तीनों शब्दों में विसर्ग की जगह हमने श, षटकोण के श का उपयोग किया है, परंतु षटकोण का जो श है वो किस तरह से लिखा है, इस तरह से आधा शब्द का उपयोग हमने किया है। तो नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 आपको समझ में आ गया ना। अब विसर्ग संधि का तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम कौन सा है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श हो और यदि ट ठ हो तो श और यदि त थ हो तो स हो जाता है। ओके, समझ में आया। यदि च और छ हो विसर्ग के बाद तो ये वाला श बन जाएगा, यदि ट और ठ है तो ये वाला श षटकोण का बनेगा और यदि त और थ है तो ये सरोते वाला स बन जाएगा। अब हम उदाहरण देखते हैं इसके एक एक। जैसे तपह प्लस चर्या, तो ये विसर्ग है तो विसर्ग के बाद च आया। ओके, विसर्ग के बाद च या छ आए तो श बन जाता है। तो यहाँ तपह तो विसर्ग है उसके बाद क्या आया च, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, श में बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे तपश्चर्या। ओके, अब है दूसरे नंबर का धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार। अब यहाँ पर धनु विसर्ग है उसके बाद ट आया, ट और ठ का क्या हो जाएगा श, षटकोण के श में परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग। तो क्या लिखेंगे धनु प्लस टंकार। तो ट है उसके बाद विसर्ग के बाद ट आया, इसलिए विसर्ग है षटकोण के श में, तो क्या होगा धनु ष टंकार। ओके, तो ये वाला जो विसर्ग है वो श में इस तरह से बदल गया। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा त और थ यदि आता है तो स में बदल जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं नमः प्लस ते। तो अब विसर्ग है उसके बाद क्या आया त आया, तो यह किस में बदल जाएगा, इस वाले श में, स सरोते के स में बदल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे नमस्ते। तो विसर्ग है वो किस में बदल गया, स, आधा सा लिखेंगे क्योंकि तीनों में आपने देखा हलंत लगा हुआ है। तो तीनों श का उपयोग हमने किया है, पर तीनों श का उपयोग विसर्ग की जगह हम आधे स का उपयोग करेंगे। तो पहले में श सलजम का श आया, वो कब आएगा च और छ का उपयोग करेंगे तो इस वाले श में बदल जाएगा विसर्ग। यदि ट और ठ आएगा तो षटकोण के श में विसर्ग बदल जाएगा, और यदि त और थ आता है तो सरोते वाले स है उसमें विसर्ग को हम परिवर्तित कर देंगे। तो नया शब्द क्या बनेंगे तपश्चर्या, धनुष्टंकार, नमस्ते। ओके, तो आपको नियम नंबर 3 समझ में आ गया कि च और छ हो तो श सलजम में बदल जाएगा, ट और ठ है तो श षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग, और त और थ है तो स सरोते वाले स में। मैं जानबूझकर सरोता, षटकोण और सलजम क्यों बोल रही हूँ कि जब तीनों श बोलते समय सलजम वाला स आता है, षट
षटकोण यानी श षटकोण का आता है ये वाला स, और सरोते वाले स में ये वाला स आता है, तो तीनों में परिवर्तित हो जाएगा। तो नियम नंबर 3 आपको समझ में आ गया। अब बच्चों हम नियम नंबर 4 देखते हैं। विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, यानी उसके अलावा अ और आ स्वर को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। आया समझ में? मैंने क्या बोला? यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो जैसे निह प्लस उपाय, निह प्लस उपाय, तो ये दूसरा स्वर आया और नहीं, यहाँ छोटे ई की मात्रा यानी इकार वाला शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा स्वर आया? ऊ स्वर आया है। तो विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो वह र में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निरूपाय। तो छोटा ऊ है तो क्या लिखेंगे? विसर्ग के स्थान पर रू शब्द का उपयोग करेंगे और निरूपाय हो जाएगा। ओके, अब है निह प्लस गुण, तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आई। अब ये विसर्ग है तो विसर्ग का हम र में परिवर्तन कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? निर्गुण। अब है क वर्ग है, क वर्ग का तृतीय वर्ण आया क ख ग, तो ये तृतीय वर्ण आया, तो तृतीय वर्ण है तो उसके स्थान पर हम क्या पाएंगे? विसर्ग के स्थान पर र का उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? निर्गुण। अब निर्गुण र आया है तो वो र किसमें? रेफ में बदल जाएगा। हम निगुण नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? निर्गुण। तो जो र है वो रेफ की तरह उपयोग में लाया जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम निह प्लस झर। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? र में निर्झर। निह प्लस जल, तो क्या हो जाएगा? निर्जल। निह प्लस धन, तो क्या हो जाएगा? निर्धन। और दुह प्लस गंध बराबर दुर्गंध। ओके, तो क्या होगा? यदि अ विसर्ग के पहले यदि अ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आए या और विसर्ग के बाद कोई भी दूसरा स्वर हो और किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। आया समझ में? चौथा नियम। बच्चों अब हम पांचवा नियम देखेंगे। पांचवा नियम क्या है? विसर्ग के पहले यदि ई यानी ये ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले यदि ई या ऊ हो और इसके बाद यदि र आए तो छोटी ई है वो बड़ी ई बन जाती है और छोटा ऊ है वो बड़ा ऊ बन जाता है और विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने लिखा है निह प्लस रो, देखा आपने, तो क्या बन जाएगा? नीरो। अब यहाँ पर ये है निह, निह मतलब यहाँ पर ये छोटी ई हुई और इसके बाद विसर्ग। अब क्या आया? र आया,
क्या बन जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी। और हम इसको किस तरह से लिखेंगे, निरोग। तो जो ये वाली ई है वो किस में बदल गई, बड़ी ई में, और विसर्ग है वो लुप्त हो गया, अर्थात हम विसर्ग के चिन्ह को दर्शाएंगे नहीं। तो जो छोटी ई है वो बड़ी ई में बदल गई। अब दूसरा देखो इसका उदाहरण, निह प्लस रस। अब यहाँ क्या है, निह, तो विसर्ग के पहले ई आया और उसके विसर्ग के बाद क्या आया, रस, र आया। तो क्या है, यह छोटी ई है वो क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम नी र स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, यह बड़ी ई बन गई। हम निरस इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, नीरस। तो ये छोटी ई है वो किसमें, बड़ी ई में परिवर्तित हो गई और विसर्ग का चिन्ह है वह लुप्त हो गया, अर्थात हम विसर्ग के चिन्ह को यहाँ पर नहीं दर्शाएंगे। तो नियम नंबर 5 आपको समझ में आ गया ना, कि यदि विसर्ग के पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद यदि र आता है तो छोटा ई बड़ी ई में और छोटा ऊ है वो बड़े ऊ में बदल जाता है और विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है। ओके, अब हम लास्ट नियम, विसर्ग संधि का आखिरी नियम कौन सा है, 6 नंबर का, वह देखते हैं। देखो उसमें क्या है, विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद वर्ग का, यानी कोई भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा। विसर्ग का ऊ मतलब विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा और यह ऊ पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले अ से मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ में बदल जाएगा, अर्थात ऊ और अ क्या होगा, ऊ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। कब, इसमें क्या दिया है, यदि अ के विसर्ग के पहले यदि अ है और उसके बाद कोई भी वर्ग का तृतीय यानी तीसरा, चतुर्थ यानी चौथा या पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण आए, या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा और उसके पहले पूर्ववर्ती यदि अ है तो अ के साथ मिलकर वह ओ में बदल जाता है। ओके, अब देखो हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मनः, मनः प्लस योग है तो क्या होगा, विसर्ग किसमें बन जाएगा, बदल जाएगा, ओ की मात्रा में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मनोयोग। क्या लिखा है, विसर्ग के पहले अ है न और उसके बाद कोई भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य, र, ल आए तो विसर्ग ओ हो जाता, तो ओ हो गया। अब वह किसके साथ, उसके पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर ओ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मनोयोग। अब जैसे मनः प्लस रथ तो य, र, ल तो र आया, तो किसके साथ, र और न मिलकर क्या हो जाएगा, ओ बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मनोरथ। उसके बाद वयः प्लस वृद्ध तो वयो वृद्धः, सर प्लस ज तो क्या हो जाएगा, सरोज। यश प्लस धरा तो यशोधरा और मनः प्लस हर तो क्या बन जाएगा, मनोहर। तो अब आपको विसर्ग संधि का ये आखिरी नियम है वो समझ में आया कि यदि विसर्ग से पहले अ आता है और उसके बाद कोई भी वर्ग का चौथा, तीसरा या पांचवा वर्ण आए या य, र, ल, व, ह आता है तो विसर्ग है वो किसमें, ऊ में बदल जाता है और अ और ऊ का जब जुड़ते हैं दोनों तो वह गुण संधि के अनुसार ओ में बदल
बदल जाते हैं। इसीलिए हमने मनोयोग, मनोरथ, वयोवृद्ध, सरोज, यशोधरा और मनोहर लिखा है। क्यों? क्योंकि वो ओ में बदल गया। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।